नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं, ये बात तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन उसके पहले भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में समझना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाला हो सकता है। यह कदम इजराइल के मुतल्लिक है। मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आयतुल्लाह खामनेई के कुछ बयान। आप जानते हैं अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है हमले की। आप जानते हैं अमेरिका ने जंगी जहाज खड़े कर दिए हैं ईरान के करीब और लगातार यह कह रहा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। आयतुल्लाह खामनेई दरअसल इस तरह की चीजों पर बहुत ज्यादा बयान देते नहीं हैं। आयतुल्लाह खुमैनी का एक पुराना बयान है, कल किसी ने पोस्ट किया था, मैंने देखा तो मुझे भी याद आया। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अमेरिका उस कुत्ते की तरह है जिसके सामने झुक जाओ, दब जाओ तो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है, लेकिन जिसको जोर से डांट दो तो दोबारा तुम्हारी गली में कभी नहीं आता। उसी क्रम में आयतुल्लाह खामनेई ने कुछ मजेदार बातें की। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका ने ईरान की तरफ जंगी जहाज भेजे हैं और जंगी जहाज बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो जंगी जहाज को समंदर की तली में, समंदर की तह में पहुंचा देते हैं, यानी डुबो देते हैं। दरअसल पिछले दिनों ईरान ने बताया भी था और मैंने भी यहां पर काफी डिस्कस किया था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो समंदर के अंदर तैनात हैं, और समंदर के अंदर जो तैनात मिसाइलें हैं, ईरान का यह दावा है कि उससे अमेरिका का जो जंगी जहाज वहां पर लगा हुआ है, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर लगा हुआ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसको गिराया जा सकता है, उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, समंदर में डुबोया जा सकता है। उसी बात को आयतुल्लाह खामनेई ने दोहराया और साथ में यह भी कहा कि ठीक बात है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है, सबसे ज्यादा हथियार हैं, लेकिन दुनिया ने ऐसे आलम भी देखे हैं, ऐसे मंजर भी देखे हैं जब दुनिया की मजबूत से मजबूत आर्मी को ऐसा थप्पड़ पड़ा है कि वो आर्मी दोबारा खड़े नहीं हो पाई है। ये जो पूरा साइकोलॉजिकल वार चल रहा है, जिसमें ट्रंप लगातार धमकियां देकर यह कोशिश कर रहा है ईरान डर जाए, आयतुल्लाह खामनेई का बयान इसीलिए था कि वो बता सकें दुनिया को कि ईरान अमेरिका के सामने डरा नहीं है। ये तो तय बात है कि ईरान को जीतना इतना आसान काम नहीं है, वरना अभी तक हमला हो गया होता। जिनेवा में कल बातचीत का रिजल्ट सामने आया, अराक्ची सामने आए, उन्होंने बयान दिया कि बातचीत काफी अच्छी रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दे तय हो गए हैं। मुद्दे तय होने का मतलब यह है कि अमेरिका ने अपनी वो डिमांड्स छोड़ दी हैं जो वो पहले कर रहा था। जो डिमांड्स, दो डिमांड जिनकी चर्चा मैं लगातार करता रहा हूं, एक डिमांड ये कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे ईरान, और दूसरी रेजिस्टेंस को ना मदद करने की। ये जो शर्त थी कि आप रेजिस्टेंस को, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूथी को, इन सबको मदद मत कीजिए, इनसे रिश्ते तोड़ लीजिए। ईरान इस मामले में बहुत क्लियर था कि ये रेड लाइन है, ये हम कतई नहीं मानेंगे, ना तो हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद करेंगे और ना ही रेजिस्टेंस को मदद करना बंद करेंगे। तो अब अगर बातचीत में मुद्दे तय हो रहे हैं, अगर बातचीत में ऐसा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यह है अमेरिका ने अपनी डिमांड खत्म कर दी है। केवल एटॉमिक मामले पे बात हो रही है, जहां पर खामनेई बहुत साफ कह चुके हैं और अराक्ची ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है कि परमाणु वाला जो मामला है उसमें हम सिर्फ अमन के लिए, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई एटॉमिक बम नहीं बना रहे हैं। देश को चलाने, खेती, इलाज और एनर्जी की जो तमाम जरूरतें हैं, उनके लिए हम एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात वो पहले ही कह चुके हैं। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को लिक्विडेट करने की बात हो चुकी है। ये सारी बातें तो ईरान मानने को तैयार है, बशर्ते उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाएं। तो ये बातचीत अगर उसी दिशा में चल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं, पिछली बार का किस्सा याद दिला दूं। ट्रंप का बयान आया था, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी बातचीत होगी, और उसके ठीक तीसरे दिन ईरान के ऊपर हमला हो गया था। यहां योर गैलेंट कह रहा है, जो रक्षा मंत्री है इजराइल का, वो ये कह रहा है कि मामला सिर्फ टेक्निकल है और तैयारी चल रही है। ये कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये टेक्निकल मामला है, ऑपरेशनल फैसला है, और केवल तैयारी चल रही है इसके बारे में कि सही वक्त आए और हम हमला करें। याद कीजिए आप, पिछली बार बातचीत चल रही थी, सही ट्रैक पर चल रही थी, और उसके तीसरे दिन हमला कर दिया गया था ईरान के ऊपर। और इस बार भी बातचीत ठीक चल रही है। अराक्ची कह रहे हैं बातचीत ठीक चल रही है, ट्रंप कह रहा है बातचीत ठीक चल रही है। ग्रासी से भी कल मुलाकात हुई थी। ये ग्रासी वही है जो भेजा गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा कि ईरान का जो एटॉमिक कामकाज है उसके ऊपर नजर रखो, लेकिन जासूसी कर रहा था ईरान की, और ईरान की सारी जानकारी पहुंचा रहा था इजराइल।
वो भी वहां पर मौजूद था। जब इस तरह के लोग मौजूद हों तो इस बातचीत को कितना पॉजिटिव लिया जा सकता है, यह बात समझनी चाहिए। और जब इस बातचीत के बीच में इजराइल बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि हमले की तैयारी चल रही है, सही वक्त आने पर हम हमला करेंगे। मैंने आपको बताया कि योअर गैलेंट जो वहां का रक्षा मंत्री है, उसका अभी बयान आया, हालिया बयान है, जिसमें वो कह रहा है कि ये केवल पॉलिटिकल फैसला नहीं है, यह ऑपरेशनल फैसला भी है। ऑपरेशनल फैसले का मतलब यह कि हम तैयारियों में लगे हुए हैं और जब सही वक्त आएगा तो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। यह सही वक्त कभी भी हो सकता है। और अमेरिका भी पीछे नहीं है, वहां पे लगातार अपनी आर्मी को बढ़ाते जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 50 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स को वहां पर तैनात किया गया है। एक्सियोस ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी और यह बताया था, एक अमेरिकी ऑफिसर के हवाले से बताया था कि अमेरिका वहां पर लगातार अपनी जहाजें बढ़ा रहा है। फाइटर जेट क्या ईरान से बातचीत करने के लिए भेजे जा रहे हैं? फाइटर जेट क्या वहां पर शांति के लिए भेजे जा रहे हैं? फाइटर जेट केवल फाइट के लिए काम आते हैं, केवल जंग के लिए काम आते हैं? यानी सीधी सी बात है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ जंग की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए ईरान भी लगातार जंग की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो ड्रिल हुई है, जो नौसेना की, नेवी की ड्रिल हुई है ईरान की, उसके चलते कुछ वक्त तक वो बंद था। और आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई बंद हो जाना। और ईरान ने धमकी पहले से दी हुई है कि अगर जंग होती है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। और इसके बाद जो नौसेना की तैयारी होने वाली है, जो ड्रिल होने वाली है, वो चाइना और रशिया के साथ होने वाली है। यानी चाइना की नेवी भी होगी, रशिया की नेवी भी होगी और ईरान की नेवी भी होगी और तीनों मिलकर ड्रिल करेंगे। दरअसल इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना कि अगर तुम जंग में उतरोगे तो क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कि पहले जब यह प्लानिंग बनी थी तो इंडिया की नेवी भी इस ड्रिल में जाने वाली थी। इंडिया की नेवी नहीं गई। इंडिया की नेवी ईरान के साथ ड्रिल करने नहीं गई, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के साथ बात करने जरूर जा रहे हैं 25 और 26 फरवरी को। और इसके पहले जिस घटना की मैं बात कर रहा था, अब उस पर बात कर लेते हैं। आपको मैंने बताया है कि इजराइल ने एक नया नियम पास किया है, एक नया कानून पास किया है, जिसके तहत वेस्ट बैंक के इलाकों पर वो कब्जा कर सकता है, बहुत सारी जमीन को सरकारी जमीन बता सकता है। यानी वेस्ट बैंक पर कब्जे की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 85 कंट्रीज ने, दुनिया के 85 देशों ने इस बात की मुखालफत करते हुए एक लेटर पर सिग्नेचर किया। इन 85 कंट्रीज की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, इसमें इंग्लैंड जैसा देश भी है और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जो आमतौर पर इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। दरअसल अगर अमेरिका को छोड़ दें तो सारे वो मुल्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में। भारत ने इस कागज पर सिग्नेचर नहीं किया है। आपको मैं याद दिला दूं कि इसके पहले यूनाइटेड नेशंस में जब यह प्रपोजल आया था कि वेस्ट बैंक में जो बस्तियां, अवैध बस्तियां बसा रहा है इजराइल, उसकी मुखालफत होनी चाहिए, वो गलत है, तब भारत ने इसका समर्थन किया था। यानी कुछ दिन पहले मोदी सरकार की यह नीति थी कि वेस्ट बैंक में इजराइल को एक भी घर नहीं बसाना चाहिए। वहां जो बसाहट की कोशिशें वो कर रहा है वो गलत है, गैर कानूनी है और बिल्कुल आपराधिक है, क्रिमिनल है। लेकिन अभी कुछ महीने बीते हैं और अमेरिका के साथ हिंदुस्तान, अमेरिका और इजराइल के साथ हिंदुस्तान खड़ा हो गया है और खामोश हो गया है इस बात पर कि वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल लगातार कब्जा कर रहा है। शर्मनाक है ये, बेहद बेहद शर्मनाक है। जो बात मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूं, खासतौर पर एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद कह रहा हूं कि भारत अमेरिका और इजराइल के बोझ तले दबता चला जा रहा है। जैसा अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं वैसा ही कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के अंदर मोसाद की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार उसके सामने किसी ना किसी वजह से झुकी हुई है। आखिर और क्या वजह हो सकती है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जिस मुद्दे पर आप खुलकर यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ वोट कर रहे थे, आज उस मुद्दे पर दुनिया के 85 मुल्क साइन करते हैं, लेकिन आप साइन नहीं करते हो क्योंकि आप इजराइल जाने वाले हो। जिस इजराइल में यूरोप के नेता पैर नहीं रखते सिर्फ इसलिए कि आईसीसी ने नेतन्याहू को वारंट जारी किया हुआ है, मुजरिम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नजर में नेतन्याहू, उस इजराइल में न केवल आप जा रहे हो बल्कि वेस्ट बैंक के मुद्दे पर खामोश बैठे हो। तो अगर इसके बाद ये हम कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की जैसे गुलामी स्वीकार कर ली है इस सरकार ने, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं?
हिंदुस्तान वो मुल्क है, मैं बार बार इस बात को याद दिलाता हूं, वो पहला गैर अरब मुल्क है जिसने फलस्तीन को मान्यता दी थी। मोदी खुद जा चुके हैं, मिल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जब से इस बार की जंग शुरू हुई है, जब से गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर नेतन्याहू ने हमला किया है, तब से भारत की नीतियां कुछ समझ में ही नहीं आती। कभी कभी आप फलस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाते हो, लेकिन ज्यादातर वक्त आप इजराइल के साथ खड़े नजर आते हो। ओस्लो कॉन्फ्रेंस में जो कुछ तय हुआ था, यूनाइटेड नेशन में जो कुछ तय हुआ था, वो सब तोड़ के इजराइल वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जे की कोशिश कर रहा है और आप खामोश बैठे हो। ये एक हिंदुस्तानी के तौर पर मेरे लिए अगर शर्मनाक ना हो तो और क्या होना चाहिए। खैर, भारत ने खुद को अकेला किया है। जहां 85 इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, वहां अगर भारत शामिल नहीं हो रहा है तो उसने खुद को अकेला किया है। कौन जाने कल को कभी सरकार बदले तो हमारी नीतियां भी बदलें और हम फलस्तीन के साथ खड़े हों। इन सब के बीच गजा से, फलस्तीन से लगातार खबरें आ रही हैं रमजान की। वहां पर रमजान शुरू हो गया है। सुहूर कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सहरी कहते हैं। सुबह जो सूरज उगने से पहले हल्का सा खाना खाया जाता है ताकि पूरे दिन व्रत रहा जा सके, पूरे दिन रोजा रखा जा सके। उसकी बड़े खूबसूरत तस्वीरें आई गजा से। टूटे हुए घर हैं, वहां सड़कों पर टेबल लगा हुआ है, लोग सुहूर कर रहे हैं, रोशनी की गई है, लोग सहरी कर रहे हैं। और यह तस्वीर बताती है कि कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी मुश्किल हो, जिंदगी चलती रहती है। धर्म एक चीज है, लेकिन इसके बावजूद त्योहार जो होते हैं, किसी भी धर्म के जो त्योहार होते हैं, उनका सेलिब्रेशन आपको मनुष्य बना के रखता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, रमजान हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, गुरुपर्व हो, जब समुदाय के रूप में, ग्रुप के रूप में आप बाहर निकलते हैं और इन त्योहारों को मनाते हैं, तो एक इंसान होने के तौर पर खुद को जिंदा महसूस करते हैं और समाज का हिस्सा भी महसूस करते हैं। गजा के लोगों ने जो दर्द झेला है, दुनिया के इतिहास में कम लोगों ने झेला है। उसके बावजूद जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, रमजान पर अपने टूटे फूटे घर सजाते हुए, अपने टेंट को रोशन करते हुए, सड़कों को रोशन करते हुए, सहरी मनाते हुए, रमजान मनाते हुए, तो देखकर सुकून होता है कि ये वो लोग हैं जो जिंदा रहना जानते हैं और कितनी भी मुश्किलात आएंगी, ये लोग अपनी जिंदगी का साथ नहीं छोड़ेंगे, जिंदा रहना नहीं छोड़ेंगे। और इन्हीं लोगों की इज्जत से इजराइल लाख चाहे, ना गजा खाली होगा, ना वेस्ट बैंक खाली होगा और फलस्तीन का सपना, आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीन का सपना एक ना एक दिन सच जरूर होगा। तो ये हालात हैं। बातचीत हो रही है, बातचीत आगे भी बढ़ रही है, लेकिन बातचीत कहां जाएगी कोई नहीं जानता। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि पिछली बार को याद रखना चाहिए कि बातचीत चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। ऐसा लग रहा था पीसफुली कोई सलूशन हो जाएगा। उसके पहले भी, काफी पहले भी, ट्रंप जब पिछली बार शासन में था तो ईरान के साथ उसने समझौता किया था, फिर खुद तोड़ दिया था क्योंकि इजराइल का प्रेशर था। और पिछली बार जब समझौते की बात चल रही थी, इजराइल का प्रेशर था, तीसरे दिन हमला कर दिया गया था ईरान के ऊपर। ईरान ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया था। 12 रोजा जंग में मिसाइलें इजराइल के सीने पर, तेल अवीव के सीने पर बरसी थी और यही वजह थी कि इजराइल हाथ जोड़ के अमेरिका के पास फिर से पहुंचा और किसी तरह से 12 दिन में वो जंग खत्म हुई। अगर लंबी होती तो इजराइल के लिए अपने वजूद को बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता, लंबी जंग होती और अगर उसमें अमेरिका शामिल ना होता। इस बार इजराइल जानता है कि पहले ही दिन से अमेरिका का शामिल होना जरूरी है, इसलिए लगातार वो ऐसी कोशिशें कर रहा है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं उनको इजराइल पहुंचने से रोका जा सके, इजराइल का कम से कम नुकसान हो और सारा जो दर्द है, सारा बर्न्ट है और सारे पैसे जो हों वो अमेरिका के खर्च हो। ऐसे में अमेरिका वालों को भी सोचना चाहिए कि उनका राष्ट्रपति अमेरिका के लिए काम कर रहा है या फिर इजराइल के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ईरान से अमेरिका को तो कोई खतरा है नहीं। ईरान की मिसाइल अमेरिका तो पहुंच नहीं सकती है। फिर आखिर ईरान पर हमला करने की इतनी ज्यादा तेजी क्या है ट्रंप की कि अपनी सारी सेना ईरान के करीब लगाता चला जा रहा है। यह अमेरिका वालों को भी सवाल पूछना चाहिए, सोचना चाहिए उनको कि क्या ज़ायनिस्टों के चक्कर में अमेरिका को बर्बाद और तबाह करने की साजिश चल रही है। खैर, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी के जो हालात हैं मैंने आपको बताया। आज से हिंदुस्तान में भी, अपने देश में भी रमजान शुरू हो गए हैं और रोजा जो लोग रखने वाले हैं, रमजान जो लोग मनाने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से, द क्रेडिबल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकें और यही उम्मीद कि हिंदुस्तान, दुनिया और गजा में और ईरान में रमजान कम से कम सुकून के साथ बीत जाए। यही उम्मीद कि दुनिया में अमन और शांति बनी रहे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकें और शुभकामनाएं।